साइंस एंड टेक के अंदर आज हम बात करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की। ठीक है, और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या पड़ता है? सोलर पावर। ठीक, अब सोलर पावर के अंदर हम समझेंगे कि हमारा सोलर पावर है क्या, फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है। इसके अंदर हम समझेंगे कि हमारा पीवी पैनल्स क्या होता है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे पावर कलेक्ट करता है। साथ ही हम जानेंगे ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या है। रूफ टॉप सोलर जो हमारे छत पे लगता है सोलर, वो उसका प्रोसेसिंग क्या है। साथ में हम जानेंगे कि हमारा जो सो नदी के ऊपर जो लगाया जाता है पैनल्स, उसका क्या इंपॉर्टेंस और कितनी बेनिफिट है। उसके साथ ही जानेंगे सोलर कुकर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट और इसके डिसएडवांटेजेस भी डालेंगे। मतलब इफेक्ट एक तरह से कह सकते हैं उसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक के अंदर। टॉपिक के अंदर है हमारा पहले रीन्यूएबल। नाम ही क्या है? रीन्यूएबल। इसका क्या हो सकता है? पुनर्नवीकृत हो सकता है। मतलब ये क्या है? नेवर एंडिंग है। हमारे लाइफ में क्या होगा? ये ख़त्म नहीं होगा, कितना भी इसको हम यूज़ कर ले। और अगर हम नहीं भी उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, वो भी हमारा जो है डेली जनरेट होगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका यूटिलाइजेशन कर लेना बेटर है ना। जैसे हमारा सन है, ठीक है, वो हमारा डेली धूप निकलना ही निकलना है। अगर बादल नहीं कवर करे तो वो हमारा क्या है? एक नॉन क्या है? रीन्यूएबल सोर्स है वो। ठीक है, उसको हम मतलब पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो हवा है उसको हम क्या कर सकते हैं? वो बहेगा ही बहेगा, वो हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो क्या है? ज्योग्राफिकल फेनोमिना है। ठीक है, जैसे ही हमारा रेन हो गया। टाइड्स क्या है? ज्योग्राफिकल फेनोमेना है। जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उठते हैं, वो ज्योग्राफिकल फेनोमेना हो गया। ठीक है, वेव्स जो समुद्र के अंदर आते हैं, वो हमारा क्या है? ज्योग्राफिकल फेनोमेना, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और हमारा जो है सो जियोथर्मल हीट, ठीक है, ज़मीन के अंदर की जो है, ठीक है, उसमें क्या है? एक हाई टेम्परेचर है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से नहीं, क्या कहेंगे, जैसे ही हम पृथ्वी के नीचे अंदर की तरफ जाएंगे, कोर की तरफ जाएंगे, क्या है? लावा है। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लावा है वो। ठीक है, मोल्टेन रॉक है जिसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। ठीक है, उस हीट का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, एज ए प्राइमरी रीन्यूएबल सोर्स के तहत। ठीक है, अब हमारा सपोर्टेड एरिया क्या है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का? एक तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। ठीक है, एयर एंड वाटर हीटिंग या कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा वाटर हीटर जो होता है उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं उसको हीटिंग के प्रोसेस में। ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं। और रूरल ऑफ ग्रिड एनर्जी कर सकते, जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या है? विदाउट ग्रिड सिस्टम का भी हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी आएगी। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का शुरुआत किया था सोलर एलायंस का, इसके साथ में एक मिनिस्ट्री बनाई थी। उस मिनिस्ट्री का नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, भारत सरकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। याद रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोलर एनर्जी के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। याद रहेगा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, जो हमारे एडवांटेज हैं, लाभ, वो है हमारा कि ये क्या है? इको फ्रेंडली है। इसके अंदर क्या होगा? कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? ये कॉस्ट इफेक्टिव है, उतना खर्चा नहीं लगता है। जब ये सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो है उसका जो है सो मतलब जनरेशन की बात कर रहे हैं। जो जनरेशन हो रहा है अगर इंस्टॉल्ड हो गया तो हमारा जो है सो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है नॉर्मल जो हमारी जितने भी प्लांट्स बिठाने का कॉस्ट है उसके बनिस्बत। ठीक है, उसके साथ हमारा क्या है? जितने भी पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग होंगे या सोलर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होंगे, उसके अंदर क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग जो है सो इंडस्ट्री बूम करेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है? ये क्या है? रिलायबल है, स्टेबल है और लॉन्ग टर्म एनर्जी है। ठीक है, इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म होता है इसका। ठीक है, ड्यूरेबल एक तरह से इसको कह सकते हैं। लेकिन चुनौतियाँ क्या हैं इसके अंदर? सबसे बड़ा क्या है हमारा कि ये सप्लाई, इंटरमीडिएट सप्लाई हमारा क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाता है जब हमारा रेनी सीजन होगा या विंटर होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा? वेदर हैविली, ये किस पे है डिपेंडेंट? वेदर पे है। अगर मौसम खराब रहेगा तो हमारी जो है सो इनर्जिसिटी
प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा मैंने क्या कहा था कि ये रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है जब ये इंस्टॉल्ड हो जाता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है इसका, काफ़ी हाई है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बहुत हाई है, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप होता है उसके लिए भी हाई कॉस्ट लग जाती है। और उसके लिए साथ में क्या चाहिए होगा, इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी बड़ा लैंड एरिया चाहिए होगा हमें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करेंगे जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और टारगेट था, ठीक है। जो हमारा टारगेट था ये 2022 का, वो हमने अचीव नहीं किया, ठीक है। तो अब इसे बढ़ा करके कहाँ कितना ले गया गया है, 2030। न्यू टारगेट जो है मतलब चेंज करके 2030 पूरा दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो है सो विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एट प्रजेंट जो है इंडिया के अंदर, वो हमारा क्या है, 34,046 मेगावाट। और हमारा टारगेट क्या था, 60,000 मेगावाट का। सोलर के अंदर जो हमारा टारगेट था वो था हमारा 1 लाख मेगावाट का, लेकिन हमने अचीव कितना किया है, 21,651 मेगावाट ओनली, ठीक है। बायोमास जो है हमारा, और बायोमास का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो था हमारा 10,000 का। तो इसके हम बहुत करीब हैं, ऑलमोस्ट हमने 8,700 बना दिया है, ठीक है। तो बायोमास में हमने ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हाँ काम हो गई 80%, ठीक है। वेस्ट टू पावर का कोई टारगेट नहीं था, बट हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 138 मेगावाट का, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर सबसे इफेक्टिव अभी के समय में जो है वो हमारा स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना सो एक तो रिलायबल सोर्स बनता है, और दूसरा जो है हमारा कि काफ़ी जो है सो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, काफ़ी एरिया को रिप्लेनिश नहीं करना पड़ता। बड़े डैम्स में जो है सो काफ़ी एरिया को रिप्लेनिश करना, मतलब दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर में ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। हम जो हमारा वाटर का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, उसका यूज़ करके स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसका टारगेट था 5,000 का, जो ऑलमोस्ट इसमें हो चुका है 4,486 मेगावाट, ठीक है। तो इंडिया के अंदर टोटल जो कैपेसिटी थी हमारी वो हमारा था 1,75,000 का, तो ओवरऑल हम देखते हैं तो, लेकिन हमने अचीव कितना किया है, ऑलमोस्ट 69,000 मेगावाट, ऑलमोस्ट 69,000 मेगावाट हमने अचीव किया है। तो हमारा अभी भी कितना दूर है, ऑलमोस्ट 1,06,000, ठीक है, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। और सबसे बड़ा पोर्शन किसका है, सोलर का और विंड का, ठीक है, जिसमें हम ऑलमोस्ट हाफ पे हैं, ठीक। आगे चलते हैं, सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है। ये हमारा सोलर एनर्जी जो है सो नेचुरल प्रोसेस है, हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। ये प्लांट क्या करता है, अपना डेली लाइफ में यूज़ कर लेता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये सबको पता होगा, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है कि सोलर एनर्जी जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। सोलर थर्मल, जो हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, हीट जनरेट करता है। और हीट जनरेट करके क्या होता है, सोलर कुकर जो होता है, कुकर के अंदर हम फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। वाटर हीटर के थ्रू हमारा जो है सो पानी गर्म हो सकता है, ठीक है। और पॉन्ड्स वगैरह में इसका यूटिलाइजेशन होता है सोलर थर्मल का। अब हमारा आता है तीसरा, फोटोवोल्टेइक सेल। मेन क्या है हमारा, मेन यही है, फोटोवोल्टेइक सेल। ये क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। और इसके अंदर यूज़ क्या होता है हमारा, सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर यूज़ क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर हमें क्या मिलेगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब कहोगे सर सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे आगे डिटेल में। फिजिक्स के अंदर जो ये चीज़ें जाननी होती है कि हमारा सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। डोपिंग हम समझेंगे, ठीक है। ये एक पूरा टॉपिक लग जाता है इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। अब हम बात है किस पे, फोटोवोल्टिक सेल और सिलिकॉन वेफर्स में, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सेल है क्या, ये क्या करेगा, डायरेक्ट हमारा लाइट को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि हमारा जो है सो लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। और हमारा ये क्या करता है, ये डीसी जनरेट करता है। जो हम नॉर्मल घरों के अंदर यूज़ करते हैं वो है हमारा एसी सप्लाई, ठीक है, अल्टरनेट करंट। लेकिन ये क्या करता है, डीसी करता है, डायरेक्ट करंट। जो हमारे बैटरीज वगैरह में होते हैं वो क्या होते हैं, डीसी होते हैं, ठीक है।
अब कमेंट में आप लोग बताइएगा हमको कि डीसी मोर डेंजरस है या एसी मोर डेंजरस है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अब करते क्या है कि जब हमने डीसी लिया उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्टर लगाना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एसी में, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में काम करते हैं, एसी के अंदर काम करते हैं, न कि डीसी पे काम करते हैं। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, कन्वर्ट करके क्या करेंगे, एसी में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग। जितने भी सिलिकॉन सब्सटेंस है हमारा सोलर के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन चिप्स वगैरह। अब कहोगे सर सिर्फ सोलर में ही सिलिकॉन चिप्स होता है, नहीं, अब हर एक चीज़ जितनी भी है हमारे, हर एक के अंदर क्या चाहिए, सोलर चिप्स, सोलर का रहे हैं हमको, हर एक में क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर क्या चाहिए, चिप चाहिए। जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सारा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो इसके अंदर हमारा क्या चाहिए, चिप चाहिए। हर एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या चाहिए हमको, चिप चाहिए। जब तक चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक हमको जो है सो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही दिक्कतें आने वाली है। सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने से आप डेवलप नहीं हो सकते जब तक आप सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन नहीं करें। एट प्रेजेंट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया है, बूस्ट किया है अपना मैन्युफैक्चरिंग अंडर सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, जिसने क्या किया है, ज्वाइन द टॉप ग्लोबल प्रोडक्शन। हमने भी क्या किया है, टॉप प्रोडक्शंस जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है कि सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग में हम भी आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात, हमारा ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है। ठीक है, अब क्या किया कि हमने जो है सो सिंपल मान लेते हैं कि घर के ऊपर क्या किया, पैनल्स लगवाए अपनी यूटिलाइजेशन के लिए घर का। ठीक है, हमने क्या किया, उसके साथ में क्या किया, बैटरीज नहीं लिए। हमने क्या किया कि सिंपली जो दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जितना हमको नीड है उतना हम यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, स्मार्ट मीटर जो है सो लगेगा, सोलर ग्रिड मीटर आती है, वो आपको जब लगाइएगा तो उसके साथ डालना पड़ता है एप्लीकेशन। वो क्या करेंगे कि उसको जो है सो इंस्टॉल करेंगे, और वो जो इंस्टॉल होगी तो जो आप यूज़ किए, जो एक्स्ट्रा हमारा बचा वो क्या होगा, वापस ग्रिड में जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उस वायर में दिया, आपको जो है सो रिटर्न किया है, उससे आपको क्या होगा, गवर्नमेंट रिफंड करती है कि ये आपका जो है सो बैलेंस अमाउंट रहा, या आपका जो एक्स्ट्रा यूज़ हुआ उसमें से वो डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, अब कहोगे सर गवर्नमेंट जो है सो हर एक जगह से बीच में आपने जो सो कनेक्शन किया उससे जो सो ले लिया, उसका बेनिफिट क्या हुआ। अब एक चीज़ समझते हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड होते हैं उससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन जैसे ही आपने सोलर लगा लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, ग्रिड में जो है सो उस वापस रिटर्न सप्लाई देने लगे वायर के अंदर, तो वायर के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पैरेलली जा रहे हैं, हर एक का पैरेलल कनेक्शन है, नहीं, पोल से हमारा हर एक घर में क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो जो सबसे पहले उस पॉइंट पर से ले लिया उसने क्या किया, हाई पावर अगर ले लिया, उसने सोलर नहीं लगा रखा, तो उसके अगले के पास क्या होगा, थोड़ा सा कम वोल्टेज जाएगा, फिर उससे अगले के पास कम जाएगा, और जो सबसे अंतिम छोर पे होगा उसके मतलब क्या होगा, हमेशा डिम वोल्टेज होगी। अगर 230 वोल्ट की सप्लाई, हमारा 220 सप्लाई जो है वो हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा उस एरिया पे कितना वोल्टेज पहुंचेगी, वहाँ पे 160 170 पहुंचेगी। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, जितने भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वही हमने क्या किया कि बीच में जो सो 4-5 ने अगर क्या किया है, सोलर सिस्टम बिठा रखा है, ग्रिड लगा रखा है, तो हमारा उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो उसने उस वायर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो क्या किया कि जो ड्रॉप आउट्स थे उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, जो हमारा अगला के पास था 220 से जो 180 जा रहा था, वो अब उसके पास में उतना नहीं गिरेगा, और अगर जो है सो प्रॉपर जितना यूटिलाइजेशन या ड्रॉप हो रहा था या लोड था, ओवरलोड था, वो अगर हमारा जो है सो हर एक के पास में ऑलमोस्ट अगर है लगा हुआ ग्रिड, तो वो ड्रॉप आउट्स उतने नहीं होंगे, तो हमारे जो है ट्रांसफार्मर पे लोड कम पड़ेगा। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट का मेन सोर्स क्या रहता है कि आप जो है सो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं। एक तो दूसरा रीज़न क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। जो हमारा ऑफ ग्रिड होता है उसमें उनको क्या चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होता है, हाई पावर बैटरी चाहिए होता है, तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट और बढ़ जाता है। ठीक है, ये है हमारा ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड के अंदर क्या चाहिए होगा, हमको बैटरी पैक्स चाहिए होगा,
इसका खुद का स्टोरेज सिस्टम हो जाता है। जो डीप साइक्लिंग स्टोरेज बैटरीज होती है, ये हमारा क्या है, रिलायबल पावर है ड्यूरिंग ग्रिड या आउटरेज और रिमोट ऑफ ग्रिड रूरल लोकेशंस में। जो हमारा विलेज एरिया होते हैं उसके अंदर रिलायबल सोर्स है हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है वो वाला। लेकिन साथ में क्या चाहिए, हमारा हाई इन्वेस्टमेंट बैटरी इसके लिए चाहिए होगा, और दूसरा हमारा क्या चाहिए, रेगुलर बैटरी मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेशनल सोलर मिशन जो था वो क्या था, 100 गीगावाट ऑफ सोलर टारगेट बाय 2022। ये किस स्कीम के अंदर था, JNNSM। ये JNNSM क्या है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। क्या था हमारा, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ये किस चीज़ के लिए था, प्रमोट करने के लिए, किसको, ग्रोथ ऑफ सोलर लीडरशिप अंडर ब्रांड सोलर इंडिया। इंडिया के अंदर सोलर प्रमोशन के लिए लाया गया था। कब लाया गया था, 11 जनवरी 2010 को। 11 जनवरी 2010 को। इसको किस नाम से जाना गया, सैफरॉन रिवॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, इसको किस नाम से जाना गया, सैफरॉन रिवॉल्यूशन के लिए। सैफरॉन रिवॉल्यूशन क्यों, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी था और लीप फ्रॉग कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल एंड रिड्यूस इंडियाज हैवी कार्बन फुटप्रिंट। जो हमारा हैवी कार्बन फुटप्रिंट का उत्सर्जन हम कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, और हमको कहाँ, फॉसिल फ्यूल से किस पे जाने के लिए, रिन्यूएबल सोर्स के लिए मूवमेंट के लिए हमने क्या नाम दिया इसका, सैफरॉन रिवॉल्यूशन दिया। तो एक हमारा क्या होगा, सैफरॉन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सीधा, सैफरॉन रिवॉल्यूशन क्या है, तो सोलर एनर्जी हमारा क्या है, सैफरॉन रिवॉल्यूशन है। टारगेट क्या था इसके अंदर, 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम। जो विलेज के अंदर आप देखते हैं पोल के, इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, उसका जो है सो 20 मिलियन सोलर लाइट सिस्टम लगाना था रूरल एरिया में, इंडिजेनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के तहत। तो हमारा जो है सो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके ये लगाना था, बाहर का पैनल्स खरीद के नहीं लगाने थे। जो इंडियन कंपनी थी वो मैन्युफैक्चरिंग करती और उसे इंस्टॉल करती। अब हम आते हैं किस पे, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम पे। ठीक है, अब सोलर वाटर पंप कैसे काम करेगा, जो हमारा पुराना सिस्टम था वो हमारा पहले क्या था, डीजल से चलता था। ठीक है, फिर हमारा पेट्रोल से था, और फिर हम उससे किस पे कन्वर्ट हुए, इलेक्ट्रिसिटी पंप पे। अब इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, सोलर पैनल से। सोलर पैनल लगाया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए होगा, 2 HP, 2 हॉर्स पावर तक का जो हमारा मोटर होता है उसको भी हम चला सकते हैं किसके थ्रू, सोलर के थ्रू। लेकिन उसके लिए पैनल कितना वाला चाहिए, 1800 वाट का PV एरे चाहिए होगा हमें। ठीक है, 1800 वाट का PV एरे चाहिए होगा, जिससे हमारा ऑलमोस्ट 2 HP का मोटर चला सकते हैं। नॉर्मली जो खेतों के अंदर लगा होता है वो 1 HP का मोटर होता है। ठीक है, जो हमारा 900 वाट पे काम चल जाएगा, हमें 2 मतलब जो है 1800 वाट नहीं चाहिए होता है। तो हमको नॉर्मली 1 HP का लोग मोटर यूज़ करते हैं खेतों में पानी देने के लिए। ठीक है, जो इस मीडियम फार्मर्स हैं, मीडियम लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, वहाँ पे 2 HP का जो है, सो जहाँ पे काफ़ी बड़ी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, हाई पावर हमको वाटर चाहिए, वहाँ पे 2 HP का चाहिए। ठीक है, जो हमारा 2 HP का होता है ना, इसके अंदर कितना है, 1.4 लाख लीटर डेली वाटर कैपेसिटी है। हमको उतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेप्थ हमारा जो है सो 6 to 7 मीटर, इतनी की हमारी जरूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम लिमिट के लेके डाल रखा है कि 2 HP का जो है सो सफिशियंट है। नॉर्मली लोग 1 HP पे रिलाई करते हैं, अभी भी यूज़ हो रहा है। जो गांव से जुड़े हुए होंगे लोग उनको पता होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा एडवांटेज क्या है, जो हमारा जो DG सेट था उसके लिए अंदर हमको क्या चाहिए होता था, अलग से डीजल कॉस्ट लग जाती थी। दूसरा क्या है, हमारा पॉल्यूशन करता था। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, इको फ्रेंडली हो गया, रिलायबल ऑपरेशन हो गया इसका, और क्या है, जीरो ग्रिड डिपेंडेंसी। हमको ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें वेदर डिपेंडेंट होना है। अब दूसरा चीज़ है, ठंडा वेदर रहेगा, पानी बारिश होती रहेगी तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। जब कड़ी धूप रहेगी तभी तो खेत को जब पड़ेगी ना पानी की, जो मिट्टी सूखेगा, तो हमारा जो है सो ये सिस्टम भी रिलायबल है। क्योंकि हमको जब धूप की ज़रूरत है, जब खेत सूख रहा है उस टाइम पे कड़क धूप रहेगी, आराम से जो है सो मोटर चलाइए, पानी जो है सो खेतों को पटा दीजिए। अब कहोगे सर ठंडा में गेहूं के टाइम पे भी तो चाहिए होता है, हाँ उस टाइम पे भी हमें भी चाहिए होता है, उस टाइम पे भी रिलायबल सोर्स है। अब दूसरा चीज़ समझो, जो भी PV पैनल्स होते हैं वो हमारा वेदर डिपेंडेंट है, बट वो यूटिलाइज किस पे होता है, UV रेज पे वर्क करता है वो, न कि हमारे लाइट पे।
तो ठंड के अंदर जो होता है सो हमारी जो है सो पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे नज़दीक होती है। समर में हम क्या होते हैं, दूर पोजीशन पे होते हैं। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हम जो हैं सो कहाँ पे हैं, एपोगी पे हैं समर के अंदर जून जुलाई में, और हम पैरागी पे नज़दीकी एरिया में कहाँ हैं, हम जो हैं सो विंटर में दिसंबर में हम कहाँ हैं, सूर्य के नज़दीक हैं। तो यू भी हमारा हाई है विंटर के अंदर, और हम यहाँ पे दूर हैं तो हमारा यू भी। दूसरा चीज़ है हमारा टिल्टेशन अलग होता है। तो ठंडे के अंदर जो है हम सूर्य हमारे किस तरफ है, नीचे की तरफ। हमको लगता है ना ओवरहेड है, लेकिन वो एक्चुअली में है कहाँ, हमारे पृथ्वी ऐसे टिल्टेड है और इस सूर्य हमारा कहाँ एग्जैक्ट सामने है। तो विंटर के समय हमारा जो 21 डिग्री से घुमा हुआ है तो पृथ्वी जो है सो नीचे की तरफ है। लेकिन 21 दिसंबर के बाद हमारा क्या होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है पृथ्वी के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो हम ठंडे के अंदर भी जो है सो उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा चीज़ है इसके अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कब बना, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कब, फ्रांस के द्वारा ज्वाइंटली COP21 पेरिस नवंबर 2015 में। ठीक है, और ये इसके अंदर अलायंस कितनी कंट्रीज़ का है, 122 कंट्रीज़ ने जो है सो अप्लाई किया। ऑलमोस्ट जो है अभी फ़िलहाल 104 मेंबर्स हैं इसके अंदर। और ये कंट्रीज़ जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव के अंदर, इंडिया के अंदर है ये। ठीक है, डेडिकेटेड कैंपस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का, गुड़गांव, इंडिया। ये हमारा दिल्ली से 20-25 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। ठीक है, अब कोर टारगेट क्या था हमारा, एम्बिशन क्या था इस मिशन का। ठीक है, हमारा डिप्लॉय ओवर 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030। ठीक है, 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी। उसके बाद हमारा क्या था, मोबिलाइज मोर देन $1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सोलर सेक्टर। सोलर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना था। दूसरा क्या था, एग्रीगेट ग्लोबल डिमांड टू ड्रास्टिकली रिड्यूस सोलर हार्डवेयर एंड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। जो हम हार्डवेयर का प्रोक्योरमेंट करते हैं, खरीद रहे हैं दूसरे देशों से, उसका खुद के देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने का मेन टारगेट था। ठीक है, ऑस्वोग और ग्लोबल क्लीन इनिशिएटिव का जो है सो देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट क्या क्या था। द सन नेवर सेट्स ग्लोबल ग्रिड इनिशिएटिव अनाउंस एट COP26 बाय इंडिया एंड UK टू ट्रांसमिट सोलर पावर सीमलेसली अक्रॉस बॉर्डर्स। ये प्रोजेक्ट किसका था, इंडिया का और UK का। हमारा विदाउट बॉर्डर्स जो है सो सीमलेसली आराम से सोलर पावर को ट्रांसफ़र किया जा सके, क्योंकि हमारा सूर्य जो रहता है 24 घंटे ऑपरेटेड रहता है, उसको कभी बंद नहीं होता, वो हमारा कभी ऑफ नहीं होता। एक तरह से अगर अस्त होता है तो दूसरी जगह पर वो सूर्य उगा हुआ रहता है। अगर हमारा सारे पृथ्वी पे अगर चारों तरफ से हम कनेक्टेड है ग्रिड के थ्रू, तो कहीं ना कहीं तो सोलर पावर जनरेट हो रहा होगा। जहाँ पे हाई यूटिलाइजेशन है वहाँ उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, सोलर इम्पल्स। जो इसके अंदर क्या था, अब सोलर जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो हमारा लैंड से ऊपर उड़ रहे हैं, तो उनको जो है सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा मिल सकती थी अगर सोलर से हम जनरेट कर सके। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 2015-16 में। प्योरली PV पैनल्स पर में क्या करना था, सरकम नेविगेट करना था इम्पल्स के थ्रू एयरक्राफ्ट को। उस टाइम पे आपने काफ़ी सुना होगा कि सोलर पैनल से जो है सो प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, अभी भी उस पर चल रहा है प्रोजेक्ट, काम हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोलर रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट, जो हमारे घर के छतों के ऊपर का प्रोजेक्ट था। ये कितना का टारगेट था, इनिशियल टारगेट था इसका 40 गीगावाट का। रूफ टॉप्स को जो है सो कनेक्ट करना था रेसिडेंशियल एरियाज़ में। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा जो है सो सब्सिडीज़ हैं अभी भी। ठीक है, अब हम देखेंगे सोलर फ्लोटिंग इनिशिएटिव्स क्या था। अब फ्लोटिंग के अंदर जो है सो जितने भी हमारे पानी है, ठीक है, वो हमारे समुद्र का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अंदर क्या है, PV पैनल्स अगर हम लगा दे रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, एनर्जी का एक बड़ा लैंड एरिया हम बचा सकते हैं। दूसरा क्या होगा, जो हमारे मरीन लाइफ हैं उनका जो है सो भी बेटर ख्याल रखा जा सकता है। दूसरा क्या होगा कि हमारा पानी में जो है सो कचरे कम होंगे। ठीक है,
उसके अलावा जो है सो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा जो है सो जब भी माउंटिंग करेंगे लेक्स के अंदर या डैम्स के अंदर या रिजर्वायर के अंदर, तो लैंड एक्विजिशन हमारा जो है सो कम करना पड़ेगा, खर्च नहीं लगेगा। उसके साथ हमको क्या होगा कि जो 50 वोट जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड, ये सबसे बड़ा कहाँ पे है, रिहांद डैम के अंदर, यूपी सोनभद्र में, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है हमारा कि जो फ्लोटिंग पैनल्स बनाए जाते हैं ना वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। दूसरा क्या है इसका जो है सो कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट है या मरीन इकोसिस्टम जो है उसके अंदर जो है सो इसको कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और इसका जो है सो क्या है कि मरीन इकोसिस्टम बैलेंस नहीं पर, क्योंकि हमारा जो है सो बीओडी का डिमांड जो है वो हमारा क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। वो हमारा सूर्य नहीं पहुंच रहा है, रोशनी नहीं जा रही है नीचे, तो वो चीज़ क्या करेंगी, दिक्कत कर सकती हैं पानी के अंदर के जीवों को, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, तो आप मैसेज या कमेंट करेंगे, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा सोलर के लिए क्या कह सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं, क्लीन सस्टेनेबल इनर्जी और टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट इंडिया। किसके अंदर, सोलर प्रोडक्शन के अंदर हम जा रहे हैं, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंसी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।